हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन। हर स्टूडेंट जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है उसका एक ड्रीम होता है आईएएस बनना। और आईएएस बनने के लिए ऑब्वियस सी बात है उसकी इंस्पिरेशंस कौन? गौरव बुडानिया जैसे स्टूडेंट्स जो कि सक्सेस की उस चरम पर पहुंचे और एक साथ इस तरीके के रिजल्ट्स निकाल के लेके आते हैं, या जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं वो उनके लिए ऐसी नए स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन क्रिएट करते हैं कि हम भी बस यही बनना चाहते हैं, मैं भी यही, मेरा भी यही ड्रीम है। अब ऐसे में जब तक हम गौरव जैसे स्टूडेंट्स की लाइफ के एक्सपीरियंस से लेसन्स ना लें या उनसे सबक ना लें, तब तक हम वैसा नहीं बन सकते। इस चीज के लिए मैंने कोशिश करी, रिक्वेस्ट करी कि गौरव प्लीज आओ और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको ये बताओ कि उनकी लाइफ के अंदर कैसे कैसे इंसिडेंट्स हुए या कैसे कैसे उन्होंने सफलता की इन सीढ़ियों को चढ़ा, कैसे आगे बढ़े। तो सबसे पहले मैं ये जो वीडियो है क्वेश्चन आंसर सेशन के रूप में आगे बढ़ाना चाहूंगा और कुछ क्वेश्चंस गौरव से स्टार्ट करेंगे। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कुछ सेकंड्स का या मिनट्स का, और उसके बाद हम एक छोटे छोटे क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट जानना चाहता है और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से क्लासरूम में पूछते हैं, उन सारे क्वेश्चंस का क्रक्स आपको इस वीडियो के अंदर देने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले गौरव का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। गौरव, सबसे पहले तो सर धन्यवाद, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिससे मैं अपने छोटे भाई बहनों से मैं जुड़ सकता हूँ। तो मेरा नाम गौरव है और मैं राजस्थान के चूरू ज़िले का निवासी हूँ। मैंने जो मेरी ग्रेजुएशन है वो आईआईटी बीएचयू से किया है। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है सोशियोलॉजी के अंदर, वो मैंने लोकल जो मेरी यूनिवर्सिटी है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी वहीं से किया है। इसके बाद मैंने आरएस 2018 के अंदर 12वां स्थान हासिल किया था और अभी यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है 2020 का, उसमें मैंने 13वां स्थान हासिल किया है। तो ये मेरे बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। बाकी अब आगे जब हम डिस्कस करते जाएंगे तो उसमें सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो मेरे से नॉर्मली एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं या फिर हमारे जितने भी स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, हालांकि मेरी इतनी खुशकिस्मती नहीं रही कि बहुत ज्यादा या गौरव को इस तरीके से हम जुड़ पाए, लेकिन रियलिटी ये है कि जिस तरीके से बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं और हमारी भी, जो हम आपके लेवल पर स्टूडेंट होते थे, तो पहला क्वेश्चन आपने कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जहां से स्टार्ट की वो प्रिपरेशन कि मैंने आईएएस ही बनना है? किसने उसको इंस्पायर किया? वो क्वेश्चन, वो एक इंसिडेंट क्या था? वो सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, तो उसका थोड़ा बच्चों को पता लगे। जी सर, सबसे पहले मेरा बचपन से कोई ड्रीम नहीं था आईएएस बनने का। मेरा हमेशा से एक ही ड्रीम था, आईआईटी करना है, आईएएम करना है, बड़ी बिग कॉर्पोरेट कंपनी में जाना है और मतलब लाइफ को आसानी से जी सकेंगे, बस इस तरीके का एकदम सिमिलर था। लेकिन मैं 3rd ईयर में गया था इंटर्नशिप करने के लिए, और इंटर्नशिप थी मेरी मतलब कोल इंडिया में, और कोल इंडिया नागपुर के बाहर कुछ गाँव थे जहाँ पे मैंने किया। और सबसे पहले मुझे जो रियल लाइफ के जो चैलेंजेस थे वो मैंने वहां से फील करना स्टार्ट किया। शायद वो चैलेंजेस मैंने पहले भी देखे होंगे, लेकिन जो मेरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना नहीं था कि मुझे वो चीज फील होती। लेकिन मैंने वहां पे रियल लाइफ के चैलेंजेस फील करना स्टार्ट किया। और दूसरा मैंने स्टार्ट किया, मैं एज ए माइनिंग इंजीनियर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, केवल कोल माइन का प्रोडक्शन के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि मैं किसी को जाके बोलूं कि यार वहां पे मच्छर बहुत है सर, मैंने कहा कि यहाँ पे मच्छर है, आप ये जो गंदा पानी है ना, तो इस गंदे पानी को यहाँ से निकाल दो, तो भाई तू कौन सा कलेक्टर है जो हमें समझा रहा है? तो यहाँ से ये चीज तो समझ में आ गई थी कि एज ए माइनिंग इंजीनियर मैं कुछ ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी वो इंसिडेंट ऐसा था जो मेरे ऐसे मनोचेतना में चला गया कि यार कुछ भी नहीं कर पा रहे हम। फिर उसके बाद मैंने प्लेसमेंट लिया, मेरा फाइनल ईयर था। उसके बाद मैं घर पे आया। घर पे आने के बाद जब मेरे ताऊ जी, मेरे जो पापा जी हैं, उनसे बात की, उन्होंने भी 1980 में मेरे ताऊ जी ने ये दिया था सिविल सर्विसेज का एग्जाम, और मेरे पापा ने दिया था 1995 में। ताऊ जी मेंस क्लियर नहीं कर पाए थे, पापा जी प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाए थे। मैंने उनकी बातों में वो वेदना देखी कि हाँ, कि काश उस समय हम
थोड़ा सा और कर लेते, या हमारी जैसे मेरे दादाजी किसान थे तो हमारी जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी, तो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उसको, तो लेकिन वो काफ़ी अच्छा कर रहे थे अपनी फील्ड के अंदर। जैसे मेरे ताऊ जी अकाउंटेंट थे तो उनकी काफ़ी मतलब तारीफ होती थी कि यार आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। पापा जी का भी था, टीचर थे, सभी गुरुजी करते थे मतलब, लेकिन वो सब तो था, लेकिन उनके अंदर फिर भी था कि यार काश हम उस समय ना हमें ये सोच पता होती, हम एक नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे होते, हम कुछ कंट्रीब्यूशन की तरफ, कुछ एक रेस्पेक्टेबल की तरफ जो जॉब है उसकी तरफ जा रहे होते। तो वहां से सारे डॉट्स कनेक्ट होने लग गए कि अब ये करना है, कि मतलब कि वहां पहला कि मैं सोसाइटी में कुछ चेंज नहीं कर सकता, या फिर बाकी जो जॉब कर रहे हैं उनको थोड़ी मतलब खुश तो सर सभी है, हाँ, अपनी लाइफ में खुश है। देखो तो अब पापा को ये इस चीज की खुशी है कि उनके पढ़े हुए लोग आईएएस बन गए, उनके पढ़े हुए लोग मतलब कि जो कुछ टीचर बन गए, कुछ इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, तो मतलब कंट्रीब्यूशन उनका बहुत ज्यादा है नेशन बिल्डिंग में। लेकिन फिर भी था कि यार काश में उस समय मुझे भी ये नॉलेज होता तो मैं ये कर लेता। तो वो डॉट्स वहां से कनेक्ट होने लग गए। फिर सीनियर से बातचीत की जो कॉर्पोरेट कल्चर में थे, फिर जो आईएएस आईपीएस इनकी लाइफस्टाइल के बारे में जाना कि क्या होता है, क्या कर सकते हैं। फिर जब ये सारे डॉट कनेक्ट हुए तो मैंने कहा जॉब गई साइड में, अब स्टार्ट करेंगे आरएस आईएएस की प्रिपरेशन। यहाँ मैं अपने स्टूडेंट्स को एक चीज बताना चाहूंगा कि एक पीस होती है फेल होने की। यहाँ उनके लिए खासकर जो प्रिपरेशन को हल्के में ले रहे हैं, प्रिपरेशन के अंदर वो डेडिकेशन की जगह आस पड़ोस के चांद के मुखड़े या फेसबुक यूट्यूब वगैरह के ऊपर इस तरीके से लगे हुए हैं कि स्टार्ट करते हैं हमारे जैसों की वीडियो देखने के लिए और पहुंच जाते हैं कहीं और, जहां वो गाने सुनते हुए या फिर किसी भी फील्ड में। यहां मैं इस चीज पे फोकस करना चाहूंगा आप लोगों का, या इस चीज को पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जैसे इनके पिताजी और ताऊ जी जब इनको बताया तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने अपनी एक टीस जाहिर की कि अगर काश हम कर लेते। तो ये दोस्तों प्रीशियस टाइम है, यही एक प्रीशियस टाइम है जिसे आप कैश कर सकते हो और यहां से वो लेसन्स ले सकते हैं कि आपका एक एक मिनट कितना ज्यादा कीमती है यूपीएससी की प्रिपरेशन में। और अगर आप यहां से रेलेवेंट पोर्शन निकाल कर ले जा पाए तो यकीन मानिए सक्सेस वो होगी, अगली बार आप भी यहां पर खड़े होंगे। अगला क्वेश्चन है मेरा कि प्रिपरेशन के जो फेजेस होते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा पड़ाव होता है जो आपको बहुत ज्यादा लेसन देने वाला होता है, और वो जरूरी थकान से लेकर डिस्ट्रैक्शन से लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग को ऐसा भटका देती हैं। बच्चों को हम क्लास में भी कई बार देख रहे होते हैं, मैं तो बहुत से लड़कों को ऐसे देख रहा होता हूँ कि कई क्लास के अंदर बच्चा आके बैठता है और वो आगे बैठी हुई किसी लड़की को या किसी को भी देख देख के या खुश होके चला जाता है। पूरा टाइम आंसर नहीं लिखना, पूरा टाइम कोई डिस्कस नहीं करना, इवन फालतू की हरकतों में। तो ऐसा कौन सा पड़ाव था जो डिमोरलाइजिंग था या कुछ ऐसा जिससे एक लेसन मिला कि यार कम से कम मैंने ये नहीं करना और मेरा भटकाव है या कुछ ऐसा, और उसको कंट्रोल कैसे किया? ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जी सर, तो वो बताइए जरा। सर जो पूरी प्रिपरेशन है मैं उसको साइन कर्व की तरह मानता हूँ। कभी आप हाई पीक पे, कभी लो, कभी हाई कभी लो। और ये आपसे किसी भी टॉपर से पूछ लीजिए, सभी की यही बात है। वो हाफ टाइम इतना मोटिवेटेड फील करेंगे, हाफ टाइम उनको लगेगा कि मैं तो यार ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इंडिया का नहीं है, वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। इससे कम सीट नहीं होती, इससे ज्यादा टैलेंटेड लोग किसी भी एग्जाम में नहीं बैठते। तो उसकी वजह से देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो वो डिप्रेशन आना स्टार्ट होता है। लेकिन मुझे डिप्रेशन दो बातों से आता था मेनली। पहला आता था जब मैं मेरे साथियों को देखता था कि वो न्यूयॉर्क घूम रहे हैं, कोई लंदन गया हुआ है, तो उनके एफबी पे स्टेटस आते थे कि फ्लाइंग फ्रॉम बेंगलोर टू लंदन। अब मुझे लगता कि यार ये सब लोग लंदन चले गए हैं और मेरे तो जीवन में ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट हो भी नहीं रहा है। तो सर जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से पास आउट था, 16 से पास आउट था, तो पिछले 4 साल में कुछ सिग्निफिकेंट मेरी लाइफ में हुआ नहीं था। जो भी हुआ वो अभी बस अचानक से दोनों रिजल्ट मेरे पॉजिटिव आ गए। तो उससे पहले यदि आप देखो, यदि 2021 स्टार्ट होने से पहले देखा जाए तो मेरी लाइफ में इतने कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं थे। 2021 में आरएस मेंस का रिजल्ट आया, फिर आईएएस उसका इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया, फिर आईएएस का रिजल्ट आया, आईएएस इंटरव्यू का आ गया। तो ये 4-5 मेरे लिए पॉजिटिव फैक्टर आए, लेकिन उससे पहले ऐसा कुछ था नहीं। तो मुझे लगता है मैंने कुछ गलत फील्ड चूज कर लिया है। तो हमेशा जब मैं स्कूल में था तो मेरा जो ये सोशल साइंस के सब्जेक्ट थे वो हमेशा कमजोर थे। तो प्रॉब्लम रहता है। तो मुझे ये रिस्क था
कि यार ये फील्ड मैंने सही तो सिलेक्ट कर ली गया, कहीं गलत तो नहीं कर लिया। ये चीज मैं खुद के डिसीजंस को ना मैं खुद पे क्या था कि काटता रहता था कि यार ये तो तूने गलत नहीं चूज कर लिया गया, ये तूने गलत चूज नहीं कर लिया गया। एक सर जैसे कि आप कैंपस से प्लेसमेंट उठाते हो तो अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, फिर बाहर जॉब जाते हो तो आपका प्लेसमेंट डाउन होता जाता है। और मानिए कि मुझे 10 लाख का प्लेसमेंट मिला है तो मैं हर एक साल के साथ 10 लाख रुपए लॉस में जा रहा था। तो वो जैसे जैसे साल आगे बढ़ते जा रहे थे वो फाइनेंशियल लॉस मुझे दिख रहा था कि पहली साल के 10 लाख, फिर दूसरी साल के 12 लाख, तीसरी साल के 14 लाख, 7.5, इस तरीके से मेरे ऊपर बर्डन आ रहा था कि मैं ऑलरेडी 50-60 लाख का ना नुकसान कर चुका हूँ। अब इसकी भरपाई कैसे होगी, यदि मैं फेल हो गया तो मतलब जो सब कुछ ही एकदम खराब हो जाएगा। इस तरीके से सर नेगेटिव फेज आते थे, लेकिन बात मन में एक ही थी कि कर लेंगे ना तो सब कुछ माफ हो जाएगा। यदि नहीं किया ना और एक इतनी शिद्दत से मेहनत करेंगे ना कि जो तो पापा जी और ताऊ जी में जो टीस थी ना वो मेरे में ना रहे कि ना मतलब यार हम कर ना सके या हमें मतलब की तैयारी का मौका नहीं मिला। और मुझे बहुत सारे मेरे जो सीनियर्स थे उनका बहुत अच्छा सहयोग मिला, बहुत सारे फ्रेंड्स थे। आपको मैं बताता हूँ, मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे कि जैसे मेरा ऑनलाइन कोई कोर्स खरीदा हुआ है, समय नहीं है मुझे उस कोर्स को देखने का, तो वो मेरे लिए कोर्स देखते थे, मेरे लिए नोट्स बना के देते थे, बोला कि ये नोट्स आपको पढ़ने हैं। तो उन सभी दोस्तों का तो मैं एकदम तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। तो इस तरीके से मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे उस चीज से बाहर निकाला। और फिर बाकी जो टॉपर स्टॉक है ना हर एक स्टूडेंट देखता है, क्योंकि आप जो लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस होती है उसी से लर्न करना चाहते हो कि हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, या फिर दूसरों की गलतियों से, दूसरों के अच्छे कामों से ही आप सीखोगे तो ही टाइम बचेगा। तो ये सारी चीजें मैं करता था जनरली। अब यहाँ जो अभी जवाब मिला उसको आप समझिए कि हर स्टूडेंट, चाहे वो IITian है, चाहे किसी ऐसे स्कूल से, गांव देहात के ऐसे स्कूल से पास आउट लड़का है जिसने ग्रेजुएशन भी कॉरेस्पॉन्डेंस से करी है, लाइफ का एक ऐसा फेज जो बिल्कुल साइन कर्व जैसे कहा कि एक टाइम मोटिवेटेड है और दूसरी तरफ डिमोटिवेटेड है। और यहां पर एक चीज ये बताना कि वो जो ट्रॉमा है 2016 से लेकर लगभग 2021 के बीच का, ये किस तरीके से हैंडल किया। और ऐसे में वो लोग भी मिलते होंगे जो ये कहते होंगे यार तूने इतनी बढ़िया नौकरी छोड़ के, उनसे कैसे हैंडल किया? बिल्कुल सर, ये कमेंट्स आते थे मेरे जैसे कि IIT के अंदर मेरा 8.22 पॉइंटर थे। तो जब IITs में आप यदि 8 पॉइंटर कर लेते हो तो आप MTech को स्किप करके डायरेक्ट PhD कर सकते हैं। PM फेलोशिप जो अभी स्कॉलरशिप चल रहा है उसके अंडर में, और स्कॉलरशिप भी काफी अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। तो उसके अलावा फिर आप ही कंपनी को ज्वाइन कर सकते थे। तो लोग आते थे, देखिए सबसे बड़ा है जिनको इस फील्ड के बारे में नहीं पता वो भी मुझे नॉलेज देके जाते थे कि यार तुझे तो MTech कर लेनी चाहिए, तुझे तो PhD कर लेनी चाहिए, बाहर अच्छा स्कोप है, तुझे साउथ अफ्रीका में चला जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में चले जाना चाहिए, रियल टिंटो बहुत खतरनाक पैकेज देती है माइनिंग इंजीनियर्स को, तो कि वहां चला जाता तू, ये क्या एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तेरे कभी स्कूल में मार्क्स भी नहीं आए SST में ज्यादा। मेरे मार्क्स जनरली आते थे मैथ और साइंस के अंदर, क्योंकि हमेशा से इंक्लिनेशन ही वही था, क्योंकि बचपन से किसी ने डाल दिया दिमाग में कि मैथ में जो इंटेलिजेंट होता है वो इंटेलिजेंट है, मतलब जो अपनी सोसाइटी में थोड़ी हायरार्की रहती है ये, तो उसके चलते जो हुआ। लेकिन फिर ये सारी चीजें अपनी तरफ है, अंदर से आपको एक मोटिवेशन रखना पड़ता है कि देखो मैं तो करूंगा, बाकी जो भी चीज है वो साइड में चलती रहेगी। फिर कि जब बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे साथ क्या दिक्कत है। और जो दिक्कत है उसको, मेरी जो सबसे बड़ी बात थी, मैं अपने आप को कभी भी, मेरी यदि कोई कमजोरी है उसको मैं छुपाता नहीं। यदि मेरी कोई कमजोरी है मैं अपने आप को खुद से बोलता कि भाई यही तेरी कमजोरी है, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, इससे दूर भागने से ये कमजोरी दूर नहीं होगी, जब तू उसको एक्सेप्ट करेगा उसी से दूर होगी। तो ये चीज समझिए कि दुनिया में हर कोई आपको ज्ञान दे रहा है जब आप संघर्ष कर रहे हो, और वो फेज ऐसा होता है जब आपको डेफ एंड डम बन के अपने अंदर की सुनना पड़ता है और अपने अंदर की एक मोटिवेशन को जगाए रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, मोटिवेशन अंदर से है, बाहर तो एक तरीके का थोड़ा सा नशा सा करवा दिया और मोटिवेट हो गए, और उसके बाद फिर दोबारा डिमोटिवेट हो गए। अच्छा, एक चीज और इसमें मैं एक रतन टाटा की लाइन कहना चाहूंगा, आई नेवर टेक्स राइट डिसीजंस, आई टेक्स द डिसीजंस एंड प्रूव इट राइट।
कि मैं कोई सही निर्णय नहीं ले रहा, मैंने एक निर्णय लिया और उसे सही प्रूव किया और उसके लिए डेडिकेट हो गया। ये 2016 से लेकर 2021 की जर्नी का जो क्रक्स है वो यही है कि एक डिसीजन लिया, हर किसी ने, मुझे अंदर से भी आवाज आई कि कहीं गलत तो नहीं जा रहे, और बाहर से भी दबाव था, और फाइनेंशियल लॉस तो है ही, और मेंटल प्रेशर अलग। ये हर स्टूडेंट की लाइफ में है। इवन जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमने भी यही फेस किया, इन्होंने प्रिपरेशन करी, इन्होंने भी यही फेस किया, और आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको भी एग्जैक्टली यही फेस करना पड़ रहा होगा। तो हमें इस चीज पर फोकस करना है कि हर कोई हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहता और हर कोई हमेशा डीमोटिवेटेड नहीं रहता और ऊपर नीचे चलता रहता है। जब डीमोटिवेटेड हो तब क्या करें, ये सबसे मेन बात है, और जब मोटिवेटेड हो तब कैसे कंट्रोल करें, इस क्वेश्चन के ऊपर किया कुछ। सर जब मैं 2016 में आया था तो यूपीएससी के लिए मेरी एज नहीं हुई थी, लेकिन आरपीएससी में 1 साल बाद से एज काउंट करते हैं, तो मैंने आरपीएससी का एग्जाम दिया था और आरएस 2016 के अंदर मेरी 641वीं रैंक आई थी, और ये मेरे लिए एक फेलियर था। तो फेलियर था तो ऐसा लगा कि यार कैसे हो गया ये, मतलब उससे पहले मतलब मैंने कभी टारगेट्स जो भी डिसाइड किए हैं, ऑलमोस्ट मैं इतने बड़े टारगेट डिसाइड नहीं करता था, लेकिन छोटे छोटे जो भी टारगेट्स करता था वो वैसा से अचीव कर रहा था। तो इस बार एकदम सामने से एकदम डिफीट ने आके बोला कि ये तो हो गया। और सबसे उसमें बुरा जो मुझे लगा कि बहुत नॉर्मल कॉलेज से जो लोग स्टडी कर रहे थे उन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो ये तो एकदम मेरे सामने आईना दिखा दिया उन्होंने कि आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे वो बिल्कुल भी पे ऑफ नहीं करेगा। तो 2017 के लास्ट में रिजल्ट आया था उसका, तो उसके बाद मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी कि नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि पहले से सेल्फ डाउट चल ही रहे थे फैमिली के अंदर भी कि आप थोड़ा सा कुछ कंट्रीब्यूट करो, तो आईआईटी से पढ़े हुए हो, तो ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन फिर अचानक से 2018 के अंदर वैकेंसी आती है, और मार्च अप्रैल के अंदर जब वैकेंसी आई उस टाइम एक बार फिर से अंदर से जज्बा आया कि यार वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और ऐसा क्या दिक्कत है। और इस बार जो भी गलतियां हैं खुद के मुंह पे बोलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि बिल्कुल भी अपने आप को मतलब बता रहे कि तू इंटेलिजेंट है, नहीं, तू कमजोर है और कमजोरी के कारण फेल हुआ है, उनको लिस्ट डाउन करो। डेली पढ़ता था मैं कि ये मेरी कमजोरी है, अब मैं इसको करूंगा। जैसे मैं रटने के ऊपर फोकस कम करता था पहले, मैं समझने के ऊपर ज्यादा फोकस करता था, लेकिन मुझे पता चल गया कि आर्ट्स के सब्जेक्ट है उनमें रटना पड़ेगा। तो मैंने मेरी कॉपी के ऊपर ही लिख लिया था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा रटने वाला स्टूडेंट बनूंगा, मेरे सामने कोई भी इतना बड़ा स्टूडेंट नहीं होगा जो मेरे से ज्यादा रट सके। एंड देन मैंने उस जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया कि इस चीज को मैं कैसे याद करूं, इस चीज को मैं कैसे याद करूं। तो वो मेरी साइकिल में फिर एक इंक्लूड हुआ नया फैक्टर। समझता मैं पहले भी था, अब याद करना, मेमोराइज करना चीजें, वो मेरी जो हैबिट थी उसमें नया आया, और उसकी वजह से अब ये रिजल्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखा। यानी आप कह रहे हैं रटना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन मेमोराइज करना अच्छा नाम है, रटना हमने क्या एक नेगेटिव सेट कर दिया है। लेकिन मेमोरी हमेशा से ग्रीक जो पीरियड था उसमें भी जिसकी सबसे ज्यादा मेमोरी होती थी उसी के हिसाब से उसको मिनिस्टरशिप दी जाती थी कि जो सबसे ज्यादा मेमोरी का कंपटीशन में जीतता था उसको वो जो अपना वजीर बनाया करते थे। तो इस प्रकार से हमेशा मेमोरी हमेशा ह्यूमन लाइफ में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रही है। और मैंने इस मेमोरी के ऊपर काफी सर्च किया कि मेमोरी काम कैसे करती है, मेरी क्यों नहीं कर रही, दूसरों के कैसी कर रही है। फिर मुझे पता चला कि हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ मेथड्स होते हैं, उनका यूज किया जाए तो कोई भी याद कर सकता है, कोई भी। और दूसरी चीज जिस तरीके से मेमोरी, अच्छा एक चीज रटने के ऊपर जैसे जोर दिया, तो एक चीज यहाँ स्टूडेंट गलत उठा सकता है मामले को, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो रटने के लिए पूरी किताब को ही रटने बैठ जाए। तो एक तो रटने की या मेमोराइज करने की एक ट्रिक होती है, दूसरा सब कुछ नहीं रटना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट आउट करना जरूरी है कि आपने क्या मेमोरी करनी है और कहाँ उस मेमोरी को हटा देना है या उसके ऊपर फोकस नहीं। बिल्कुल। इसके ऊपर गौरव से फिर कभी बात करेंगे या इस तरीके से हमारी बातचीत होती रहेगी। अब अगला क्वेश्चन जो है वो ये कि जब फेल्योर हुआ, एक लाइफ का एक ऐसा पार्ट जब आप बिल्कुल फेल हो गए या जैसे, उसके बारे में हालांकि थोड़ा सा बता दिया, तो वो एक तो फेल्योर आपने फेस किया,
एक जो फ्रेंड्स गलती कर रहे थे, कई बार क्या होता है हमें दूसरे की गलती से, समझदार को इशारा काफी है, तो दूसरे की गलती से समझने का या सीखने का मौका मिलता है। तो ऐसे 2-4 एग्जांपल या 1-2 एग्जांपल जो समझने में के अंदर मतलब एक लेसन्स दे गए कि उसने जो गलती करी वो नहीं करनी। बिल्कुल सर, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि मैंने आरएस की तैयारी बहुत ही इंडिपेंडेंटली की थी और कमरे में बंद कर लिया अपने आप को। कोचिंग मटेरियल की भी हेल्प बहुत कम लेता था मैं, टेस्ट सीरीज भी मैं ज्वाइन नहीं करता था, इंडिविजुअली तैयारी कर रहा था। जब मैं यूपीएससी की तैयारी, जैसे 2019 मेंस देने के बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट किया अक्टूबर-नवंबर में, तब उस टाइम पे मेरे पास 7 से 8 महीने थे यूपीएससी के लिए, और यूपीएससी में मेरा ये पहला ही अटेम्प्ट था। हालांकि मेरा थोड़ा बेस जरूर था आरएस की तैयारी करने से, लेकिन वो एग्जाम ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एग्जाम था मेरे लिए। तो मुझे पता था कि 7-8 महीनों में यदि मैं गलतियां करके जाऊंगा तो मैं कभी सक्सेस नहीं हो सकता। तो मेरे कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने 5-5 अटेम्प्ट दिए थे। मैं बस उन्हीं से पूछता कि ऐसी बात बताओ, ऐसी कौन सी गलती है जो मुझे नहीं करनी, बाकी सभी साइड में छोड़ दीजिए, ऐसी गलतियां बता दीजिए जो मुझे नहीं करनी या आपने पहले की है और आप उससे सीख बता दीजिए। तो मैं उन पे यही पूछता था, और उनकी सीख से सर मुझे, जैसे कि प्रीलिम्स के अंदर यदि हम देखें तो बहुत सारे 30-40 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके बारे में हमें आइडिया नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए उन्होंने मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी। जो टिप्स एंड ट्रिक्स थी मैंने एक पेज के ऊपर लिख ली थी और मैंने अपनी टेबल के ऊपर चिपका ली उसको, और जब भी पेपर सॉल्व करता मैं प्रीलिम्स का, मैं देखता ये टिप्स लग रही है, ये ट्रिक्स लग रही है तो ठीक है। और मैंने केवल प्रीलिम्स के 20 पेपर्स लगाए। यदि आप जनरली स्टूडेंट से पूछोगे टॉपर से, वो 50-60 पेपर्स लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो गलतियों से सीखते हैं। लेकिन मेरे पहले पेपर से पहले ही मैंने गलतियों को सीख रखा है, लोगों की गलतियों को। और केवल 20 पेपर्स में तो मैं उनको इम्प्लीमेंट करके मेरे सबकॉन्शियस में ले जाना था। तो ये मैंने किया, तो दूसरों की गलतियों से मैंने खूब सीखा है, और उसी की वजह से मेरी जो जर्नी है वो काफी शॉर्ट हो गई। इसे लिख लीजिएगा, जो पॉइंट है वर्ड बाय वर्ड बार बार समझिएगा, ये कि आप कम से कम गलतियां कैसे करें और ज्यादा से ज्यादा आउटकम दूसरों की गलतियों से सीख के कैसे, क्योंकि सक्सेस स्टोरीज मोटिवेट कर रही हैं और फेलियर स्टोरीज जो हैं वो आपको लेसन्स देती हैं ताकि आप फेल ना हो। बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में हमेशा कंफ्यूज है ऑनलाइन और ऑफलाइन के मामले में कि कौन सा बेटर है, कैसे। भाई मैं दोनों में डील करता हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन बच्चा अक्सर कंफ्यूज रहता है, और खासकर वो स्टूडेंट्स जो कई बार घर में बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि दिल्ली जैसे या जयपुर जैसे शहरों के अंदर आके प्रिपरेशन नहीं करी तो हमारी प्रिपरेशन नहीं होगी। क्या वो घर बैठ के, जैसे आपने की, तो क्या वो घर बैठ के क्या करें या किस तरीके से प्रिपरेशन करें, या फिर क्लासरूम में जो आते हैं उसमें प्रिपरेशन क्या करें, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सर देखो, मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का टेस्ट किया है, क्योंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग करने भी गया था मेरे ऑप्शनल की, लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया तो मुझे घर आना पड़ा, और घर पे फिर खुद से ही करना पड़ा, और आरएस की मैं खुद से ही कर रहा था। तो दोनों ही केस में मैंने एक चीज पाई कि यदि आप खुद से तैयारी कर रहे हो ना, तो सबसे बड़ा रिस्क होता है कूप मेंढक बनने का। कुएं के मेंढक बन जाते हो, आपको लगता है भाई दुनिया का बेस्ट स्विमर हो। तो यदि आप खुद से तैयारी कर रहे हो तो 2 चीजें सबसे जरूरी, खुद के लिए क्रिटिकल होना पड़ेगा, एक कभी को निकालना पड़ेगा, और क्रिटिकल होते टाइम ये भी अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, मतलब आपको कॉन्फिडेंट भी रहना है। तो दोनों चीजें ये, और एक आपको है कि डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ऑफलाइन क्लास होती है, आप 4 घंटे बैठ के क्लास लेते हो, ऑनलाइन में क्या होता है बंद कर देते हो, थोड़ी देर बाद देख लेंगे, शाम को देख लेंगे, बिग वॉचिंग कर लेंगे, 2 की स्पीड पे देख लेंगे। यदि ये 2 चीजें नहीं की जाए तो जो ऑनलाइन है वो ऑफलाइन से उतना ही इफेक्टिव है, और उससे ज्यादा भी हो सकता है सर, क्योंकि आप वीडियो को मल्टीपल टाइम देख सकते हो, उसको 2 की स्पीड पे देख लो, 1.5 की स्पीड पे देख लो, तो वो तो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो जो स्टूडेंट दिल्ली या जयपुर नहीं आ सकते उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 2 चीजें अपने अंदर डेवलप कीजिए, खुद के लिए क्रिटिकल होइए, खुद को डिसिप्लिन में रखिए। कोच यही काम करता है सर। बिल्कुल। कोच क्या करता है कि कभी भी खिलाड़ी कितना भी अच्छा खेल किया जाए, यार तूने वो कवर ड्राइव अच्छी नहीं मारी थी, उसने 50 शॉट अच्छे खेले होंगे, उनकी बात नहीं करता, वो कवर ड्राइव की बात करता है, क्रिटिकल। दूसरा डिसिप्लिन, कि आपको इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे प्रैक्टिस करनी है। यदि 5 मिनट भी लेट, ग्राउंड के 10 चक्कर काटो। तो जो कोच काम करता है, यदि वो काम आप खुद से करने लग जाओ तो ऑनलाइन इज एज इफेक्टिव एज ऑफलाइन। मेरे को गौरव की बातें सुनकर या गौरव से बातें करके सिर्फ एक चीज समझ में आई कि सबसे पहले ये अपने आप में क्रिटिकल और उस गलती को सुधारता, अपनी गलती को पहचानना, वो है ना ऑल इज वेल टाइप का बंदा नहीं था।
ऑल इज वेल, वो थोड़ा जो आमिर खान ने उसमें बोला, ऑल इज वेल मेथड जब है कि आप अपनी पूरी तैयारी में क्या खुद के लिए क्रिटिकली लास्ट में 4-5 दिन बचे हैं, उस टाइम दैट इज ऑल इज वेल। आप जो भी तैयार किया है वो बेस्ट है, कुछ भी नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, चिल रहने का। वो सारी बातें ना लास्ट के टाइम पे, एग्जाम टाइम पे, जब आपको स्ट्रेस दूर करना हो तब वो बातें जरूरी है। अब आप इस टाइम तैयारी कर रहे हो, 1 साल बाद पेपर देना है, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं है, उस टाइम भी आप कर रहे हो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, दैट इज नॉट वेल। आपको पहले वेल करना है, कुछ आपने कुछ कर लिया उसके बाद ही तो बोलोगे ऑल इज वेल। कुछ किए बिना तो आप नहीं बोल सकते कि ऑल इज वेल। तो ये जो पार्ट है, ये कंसेप्ट क्लियर होता है लाइफ का। आप सबसे पहले अपनी लाइफ के कंसेप्ट को क्लियर कीजिए कि कहां पर कौन सी चीज। अब ऑल इज वेल के ऊपर पूरा ओपिनियन रख देना ये एक मायने रखता है। जब तक आप इस लेवल पर नहीं जाएंगे, मुझे नहीं लगता प्रिपरेशन के अंदर आपका कुछ सक्सेस हो पाएगा। क्योंकि हम भी हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं, वहां पर बच्चों को दिखता है कि हमें कई बार दिख जाता है कि ये यहाँ बच्चा ये गलती कर रहा है, लेकिन हम उसे बताते हैं तो वो कई बार ओवर रिएक्ट करता है, इग्नोर कर जाता है। तो अपनी कमियों को पहचानो, उन्हें दूर करो, उन्हें ठीक करो, मोटिवेटेड रहो, फोकस करो। मोटिवेटेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है फोकस, क्योंकि अप डाउन आते रहते हैं। हर टाइम एनर्जी हाई नहीं रह सकती और हर टाइम लो नहीं रह सकती, थोड़ा थोड़ा एक नॉर्मल वे में। और जो इंसान, और यहाँ पर अलग अलग टैक्टिक्स हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं, जिसको हम डिस्कस करते रहेंगे आगे आने वाले टाइम में। मुझे लगता है इस एक वीडियो के अंदर आउटकम काफी अच्छा रहा होगा बच्चों के लिए, कि जो रिजल्ट, इसको अगर आप इसका क्रक्स निकालेंगे तो मुझे लगता है प्रिपरेशन का बेसिक पार्ट आपका बहुत अच्छा होगा। आगे भी हम गौरव से इस मामले में टाइम वगैरह मांगते रहेंगे और आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।